like a Hellcat. प्राचीन कहानियां बताती है एक कर्स्ड प्रिंसेस के बारे में। उसके सो कॉल्ड पिताजी यहाँ वहाँ भटकते रहे कर्स की क्योर की तलाश में। उन्हें आखिरकार एक हिडन मंदिर में इस कर्स का क्योर मिल ही जाता है। क्योर होता है 108 कैंडल्स को जलाना, लेकिन इसमें भी कंडीशंस होती हैं। पहली बात, ये कैंडल्स कोई मामूली कैंडल्स नहीं होती, इसे बस प्योर विश से जलाया जा सकता है। दूसरी कंडीशन होती है ये सारे कैंडल्स पोलैरिस डिसअपियर होने से पहले जलाना है, नहीं तो जो कर्स ब्रेक करने की कोशिश करेगा वो मारा जाएगा। तीसरी कंडीशन होती है लास्ट कैंडल भी तभी जलाई जा सकती है अगर कोई ट्रू लव सेक्रीफाइस करे तो गाइस, अभी तक की कहानी में हमने देखा कि मार्टिन ही वो बंदा है जो कि प्रिंसेस को डार्क पावर से प्रोटेक्ट कर सकता है, क्योंकि उसके चेस्ट पे एक मैजिकल मार्क होता है जो कि ह्यूमन बाउंड्री की तरह एक्ट करता है। तो फिर नेज़ुको को बचाने के बाद मार्टिन भी इनकी टीम का पार्ट बन जाता है। जापा उसे कर्स के बारे में सब कुछ बता देता है जितना वो जानता था। उधर अपने पार्क भाई और लिली को ये पता लगाना था कि 100 साल पुराने पेड़ का क्या चक्कर है, इसलिए पार्क भी उस पेड़ पे अपना विश पेपर टांग देता है। कुछ देर बाद नेज़ुको और मार्टिन उस विश पेपर को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। पार्क का विश होता है कि वो अपने पुराने गुड डेज दोबारा देखना चाहता था। अब आगे चल के होता कुछ ऐसा है कि पोशन प्रिपेयर करने के बाद मार्टिन और नेज़ुको खुद जाते हैं इस पोशन को डिलीवर करने, और जैसा कि ये पार्क की चाल होती है तो उनके आते ही वो उन पे हमला बोल देता है। बट हियर कम्स द सरप्राइज। पार्क देखता है कि ये तो यार उसका पुराना प्यार नेज़ुको है। लिली उधर अलग सरप्राइज होती है क्योंकि उसके लव राइवल की एंट्री जो हो गई थी। तो इनकी लंबी बातचीत चलती है और फिर कंक्लूजन ये निकलता है कि दोनों पार्टी मिलके लाल हत्यारे को पकड़ाएंगे। बाय द वे, पार्क बाद में वो पोशन पी लेता है जिससे उसकी विश पूरी हो जाती है और इसी के साथ नेज़ुको की एक और कैंडल लिट हो जाती है। उधर रॉयल कोर्ट में क्वीन शिम बहुत खतरनाक चाल चलती है। उन्हें पता होता है कि किंग का होंगजू ने ब्रेन वॉश कर दिया है, इसीलिए वो कोर्ट में आके खुलेआम ये डिक्लेयर कर देती है भाई किंग को खतरनाक बीमारी हो गई है, इसलिए वो काले जादू वगैरह के चक्कर में फंस गया है। किंग वॉज लाइक ये सब झूठ है यार, लेकिन क्वीन शिम सबूत के साथ आई होती है। वो अपने साथ रॉयल डॉक्टर को भी लेके आई होती है जिसकी गवाही से ये साबित हो जाता है कि किंग बहुत बीमार है। इसलिए कोर्ट रूल के हिसाब से अगर किंग बीमार हो जाता है तो उसकी जगह सेकंड हैंड कमांड कंट्री के बड़े फैसले लेता है। फिर क्या होना था, क्वीन शिम पूरी बागडोर अपने हाथ में ले लेती है और साथ में ही ये भी डिक्लेयर कर देती है कि पिकोलो वापस आ चुका है। तो इस प्रकार दो टीम्स बढ़ जाती है। एक टीम में होते हैं किंग और होंगजू, दूसरी टीम में होते हैं क्वीन शिम और पिकोलो। जैसे ही जापा को पता चलता है कि पिकोलो वापस आ चुका है तो वो तुरंत जाके उसे मिलता है। पिकोलो उसे ट्रू लव सैक्रिफाइस के बारे में बताता है और ये भी रिवील करता है कि लास्ट टाइम बाउंड्री उसी ने डिस्ट्रॉय की थी क्योंकि उसे ह्यूमन बाउंड्री का पता चल गया था। पिकोलो जापा से बोलता है जो हुआ सो हुआ, अब बारी है ट्रू लव के बारे में पता लगाने की, और इसका पता लगाने का सिर्फ एक ही तरीका है। मार्टिन और नेज़ुको जंगल में घूम रहे होते हैं, तभी उन पे कोई हमला बोल देता है और मार्टिन को कोई किडनैप कर ले जाता है। उसी दौरान पार्क और लिली भी वहीं से गुजर रहे होते हैं। वो इनकी चीख सुन लेते हैं। पार्क आवाज का पीछा करते हुए नेज़ुको के पास पहुंचता है और वो नेज़ुको को देख के डर जाता है क्योंकि मार्टिन के दूर जाते ही कर्स एक्टिवेट हो जाता है और नेज़ुको अपने विकराल रूप में आ जाती है। उसके बाल सफेद हो जाते हैं और उसी दौरान नेज़ुको अपनी पावर शोकेस करती है। अपने पार्क भाई साहब तो उसका ये रूप देख के पूरा शॉक्ड रह जाते हैं। अब चूंकि पार्क भी नेज़ुको को पसंद करता था, इसलिए कायदे से कर्स एक्टिवेट होने के बाद उसे भी असर पहुंचना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ऐसा इसलिए क्योंकि पार्क उससे सच्चा प्यार नहीं करता था और पिकोलो यही चेक करना चाहता था। असल में ये सारा किडनैपिंग उसी का प्लान था। मार्टिन का किडनैप भी जापा ने ही किया था। आगे सभी वापस हिडन मंदिर लौट जाते हैं और इस बार पार्क और लिली भी उनके साथ होते हैं। जावा से पार्क को अपने पिताजी की वापसी के बारे में पता चलता है। वो भाग के अपने पिताजी से मिलने जाता है। पहले तो इनका फादर सन वाला ड्रामा चलता है, उसके बाद पिकोलो उसे बताता है कि बेटा तुमसे ना हो पाएगा, नेज़ुको के लिए तुम्हारा प्यार बस यहीं तक था। पार्क को समझ में आ गया होता है कि उसके पिताजी क्या कहना चाह रहे हैं। नेक्स्ट सीन में नेज़ुको और मार्टिन हिडन मंदिर के अंदर चिल आउट कर रहे होते हैं। तभी जापा को पकड़े हुए लेडी गूंज की एंट्री होती है। किसी ने नेज़ुको के हाइड आउट का पता बता दिया होता है। तो एक बार दोबारा से होंगजो और नेज़ुको आमने सामने होते हैं।
नेजुको और मार्टिन चारों तरफ से घिर गए होते हैं, उनके पास बच के भागने का कोई रास्ता ही नहीं होता। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए होंगजू एक मैजिक खंजर बाहर निकालती है और वो उस खंजर से नेजुको पे वार कर देती है। बट मार्टिन बीच में आ जाता है और उसकी छाती में खंजर घुस जाता है। खंजर की चोट से ह्यूमन बाउंड्री डिस्ट्रॉय हो जाती है और नेजुको उसको मरता देख अपने विकराल रूप में आ जाती है। उसके सुपर पावर के सामने ये लेडी गूंस तो एकदम बेकार होते हैं, सबके सब पिट के नीचे पड़े होते हैं। अगले ही सीन में नेजुको होंगजू का गला पकड़ लेती है। अब वो चाहती तो होंगजू को यही मार सकती थी, लेकिन जापा उसे रोक देता है। फिर सबके सब वहां से भाग लेते हैं और एक गुफा में जाके छुप जाते हैं। अब चूंकि ह्यूमन बाउंड्री डिस्ट्रॉय हो चुकी होती है, इसलिए कर्स भी एक्टिवेट हो चुका होता है और इस बार कर्स की चपेट में मार्टिन होता है। उसे भी भूत वगैरह दिखाई देने लग गए होते हैं, यानी कि अब वो नेजुको से प्यार कर बैठा है। पिकोलो को जब ये सब पता चलता है, वो आके मार्टिन से मिलता है। इस कर्स से मुक्ति पाने का एक तरीका होता है। पिकोलो से कहता है, अगर तुम इस दर्द से छुटकारा पाना चाहते हो तो इस पोशन को पी लो, इससे तुम्हारी नेजुको से रिलेटेड सारी याददाश्त चली जाएगी। लेकिन मार्टिन वो पोशन नहीं पीता। वो पिकोलो से कहता है, अगर मैं अभी मर भी जाऊं तो भी मुझे दुख नहीं होगा, क्योंकि मैं अच्छी यादों के साथ मरूंगा। पिकोलो मन ही मन सोचता है, भाई इस बंदे का प्यार एकदम सच्चा वाला प्यार है, इसी का सेक्रीफाइस देंगे अपन। अगले सीन में नेजुको की मुलाकात क्वीन शिम से होती है। क्वीन शिम उसे अपनी फैमिली हिस्ट्री और कर्स के बारे में बताती है। अभी तक नेजुको को उसके फादर यानी कि पिकोलो ने बस इतना ही बताया था कि उसके ऊपर एक कर्स है। नेजुको को आज क्वीन शिम के जरिए पता चलता है कि पिकोलो उसके असली पिता नहीं है और वो इस किंगडम की राजकुमारी है और उसका एक जुड़वा भाई भी हुआ करता था। पहले तो क्वीन शिम की बातों पे यकीन ही नहीं करती। नेजुको वाज लाइक, ये सच नहीं हो सकता, आप मेरी माँ नहीं हो सकती, पिकोलो ही मेरे पिता थे और वही रहेंगे। इस मीटिंग के पीछे भी एक एजेंडा होता है जो कि हमें आगे पता चलेगा। पिकोलो के पास एक तरीका होता है जिससे कर्स को थोड़े टाइम के लिए रोका जा सकता था। तो प्लान ले मुताबिक नेजुको और पिकोलो एक दूसरे की सुपर पावर्स शेयर करते हैं। उसके बाद पिकोलो एक टैलिस्मन का निर्माण करता है जो कि एक तरीके से शील्ड की तरह एक्ट करेगी, यानी कि अब नेजुको के कर्स पे थोड़े टाइम के लिए पॉज लग चुका होता है। तो कर्स लिफ्ट होते ही मार्टिन वापस से होश में आ जाता है। अब बात कुछ ऐसी है कि अगर कर्स को लिफ्ट करना इतना ही आसान था तो भाई पिकोलो ने ऐसा पहले क्यों नहीं किया। तो होता कुछ ऐसा है कि नेजुको जैसे ही कर्स फ्री होती है, वो तो मार्टिन के पास भाग लेती है। उधर होंगजू को एहसास हो गया होता है, भाई कुछ तो गड़बड़ हुआ है, इसीलिए जल्दी से वहां पहुंचती है और देखती है कि पिकोलो मरने वाली हालत में है। तो असल में पिकोलो ने जो तैलिस्मन बनाई थी उसके लिए ह्यूमन सेक्रीफाइस की जरूरत पड़ती है। होंगजू को ये बात पता थी, आफ्टर ऑल वो पिकोलो की ही स्टूडेंट थी। वो पिकोलो को ऐसे मरते हुए नहीं देख सकती थी, इसलिए वो अपने काले जादू की मदद से उसकी जान बचा लेती है। वैसे तो लास्ट टाइम भी होंगजू ने उसकी जान बचाई थी, लेकिन इस बार डिफरेंस ये होता है कि वो दोनों इस बार एक दूसरे से ब्लडली कनेक्टेड होते हैं, यानी कि दोनों में से अगर कोई एक भी मरेगा तो दूसरा ऑटोमेटिक मर जाएगा। इनफैक्ट इस बार तो पिकोलो पूरा का पूरा होंगजू के कंट्रोल में होता है। अगले सीन रॉयल कोर्ट का होता है। पूरी भरी सभा में क्वीन शिम ये रिवील करती है कि उनके ट्विंस पैदा हुए थे और नेजुको इस किंगडम की प्रिंसेस है। किंग को होंगजू ने बताया था कि आपको जो बीमारी हो रखी है उसके पीछे प्रिंसेस का कर्स ही जिम्मेदार है, इसीलिए प्रिंसेस की मौजूदगी उसे अच्छी नहीं लगती। वो भड़क उठता है और क्वीन शिम से कहता है, लगता है आपको पता नहीं है कि आप क्या कह रही हैं, ऐसा कैसे कोई यकीन मान लेगा कि इस किंगडम की कोई प्रिंसेस भी है। क्वीन शिम का जवाब होता है, इन सब चीज़ों के पीछे मैं जिम्मेदार हूँ, जिसकी सज़ा पाने के लिए मैं तैयार हूँ, लेकिन मेरी इस गलती की सज़ा नेजुको को नहीं मिलनी चाहिए, वो प्रिंसेस बनने की हकदार है। अब बेचारा किंग कर भी क्या सकता था। क्वीन शिम के मोनोलॉग के बाद सारे कोर्ट मिनिस्टर उन्हीं के साइड हो गए थे, इसलिए उसे प्रिंसेस को एक्सेप्ट करना पड़ता है, लेकिन सज़ा के तौर पे क्वीन शिम से कोर्ट ओनरशिप छीन ली जाती है। ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ क्वीन शिप की ही जीत होती है। अगले सीन में होंगजू जैसे अपने एक्सपेरिमेंट रूम में एंट्री लेती है, वो देखती है कि सामने नेजुको खड़ी है। होंगजू से मजे मजे में लेती है, लेकिन नेजुको फुल तैयारी के साथ आई होती है। वो बिना देरी किए अपनी सुपर पावर की मदद से प्रिंस वाला लोटा छीन लेती है। होंगजू उसके हाथ में लोटा देख घबरा जाती है
नेज़ुको को पता होता है इस लोटे में प्रिंस की काली आत्मा है, लेकिन अब चूंकि प्रिंस तो मर चुका है, इसलिए उसकी आत्मा को इस प्रकार कैद करके रखना अच्छी बात नहीं है। ये तो पता नहीं क्या होंगजू की कुछ प्लानिंग होती है, उसे प्रिंस की आत्मा का कुछ मिसयूज करना होता है। उसी दौरान क्वीन शिम भी वहां आ जाती है, फिर बातचीत शुरू हो जाती है। होंगजू उन्हें भड़काते हुए कहती है, आप अपने बेटे को बचाना नहीं चाहती क्या? क्वीन शिम जोश में बोल जाती है, अगर तुम 22 साल पहले प्रिंसेस को मार डालती तो ये नौबत ही नहीं आती। क्वीन शिम इमोशन में ये बोल गई होती है। अगले ही पल उन्हें एहसास होता है कि नेज़ुको यहीं मौजूद है। नेज़ुको ये बात सुनती ही बिल्कुल टूट जाती है और प्रिंस वाला लोटा क्वीन शिम को पकड़ा के चल बनती है। तो गाइज यहाँ पे क्वीन शिम का बोल्ड मूव देखने को मिलता है। वो चाहती तो होंगजू की काले जादू की मदद से अपने बेटे को वापस जिंदा कर सकती थी, लेकिन वो ऐसा नहीं करती। उन्हें डर से ही सही, लेकिन अपनी गलती का एहसास हो जाता है। वो प्रिंस वाला लोटा ज़मीन पे गिरा के तोड़ देती है और प्रिंस की आत्मा को आज़ादी मिल जाती है। इसी के साथ होंगजू भी कमज़ोर पड़ जाती है। There was a time when you had me falling to the ground. तो गाइज मेक श्योर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर रखा हो, क्योंकि हमारा नेक्स्ट पार्ट और भी दमदार होने वाला है। Why you